हेलो एवरीवन, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। आगे अब आप लोगों को डेली वीडियो देखने को मिलेंगे। जो आस्था आईएएस के नए टेस्ट हुए हैं या फिर इम्तिहान के जो नए टेस्ट हुए हैं उससे रिलेटेड वीडियो आप सबों को देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 8 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। साथ ही आने वाले बीपीएससी 68 एग्ज़ाम में भी ये ज़्यादा ही यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वराजवादी नेताओं को सुयोग्य, ईमानदार एवं देशभक्त की संज्ञा निम्नलिखित में से किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो जॉन चाइल्ड को किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों के चारों तरफ घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? फोर्ट ग्लॉस्टर में। राइट ऑप्शन बी है, 1818 में, लेकिन वो असफल रहा। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र का सफल कारखाना 1853 में मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था? तात्या टोपे का नाम था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चितर सिंह ने किया था। राइट ऑप्शन डी है। रामोसी जनजाति मुख्यतः पश्चिमी घाट में यानी महाराष्ट्र में रहने वाली आदिम जनजाति थी। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा अधिक लगान का निर्धारण और जबरन वसूली से परेशान होकर 1822 में चितर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट, किस वर्ष लॉर्ड बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? 1800 में की थी। राइट ऑप्शन सी है। 1800 में लॉर्ड बेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, पर इस कॉलेज को 1802 में बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर 1806 में इंग्लैंड के हेलबेरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया था। साथ ही जस्टिस गुरुदास बनर्जी को भी शामिल किया गया था। तो इन दोनों को शामिल किया गया था। सो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर अधिनियम दिया गया, इधर गवर्नर जनरल या वायसराय का काल दिया गया है। अनुज्ञप्ति नियम 1823 जॉन एडम्स के कार्यकाल में लाया गया था, ये सही है। पंजीकरण अधिनियम 1867 क्या लॉर्ड लीटन के टाइम में लाया गया था? नहीं, पंजीकरण अधिनियम 1867 लॉर्ड लॉरेंस के समय में लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा सरकार समाचार पत्रों पर रोक लगाना नहीं चाहती थी, बल्कि उनका नियमन करना चाहती थी। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 क्या लॉर्ड मिंटो सेकेंड के टाइम में लाया गया था? यस, ये सही है। पत्रक्षण अधिनियम 1799 क्या लॉर्ड बेलेजली के टाइम में लाया गया था? यस, ये सही है। तो इसमें से ए, सी और डी सही है, बी गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं सुमेलित वाला जो है बी है। राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था। साथ ही उन्होंने भारतीय सांख्यिकी विभाग का भी गठन किया था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को की गई थी। राइट ऑप्शन सी है। लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ये दोनों ही बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। राइट ऑप्शन ए है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 का में बरिंद्र घोष गुट के सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा दी गई थी। प्रसिद्ध वकील चित्तरंजन दास के अथक प्रयास से अरविंद घोष बरी हो गए थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
विद्रोह का केंद्र, इधर दमनकर्ता। दिल्ली में दमनकर्ता जो थे निकोलसन एंड हर्सन थे, ये सही है, तो मतलब ए का जो है 1 होगा। कानपुर में जो थे कैंपबेल थे, कानपुर में कैंपबेल, बी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। झांसी में ह्यूरोज, सी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और इलाहाबाद में कर्नल नील, तो डी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल के आयोजन का आह्वान किया था? 6 अप्रैल 1919, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था? नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, राइट ऑप्शन डी है। दिसंबर 1920 में विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई एवं कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जस्टिस समाचार पत्र के प्रकाशक एम नायर थे, ये सही है। इंडिपेंडेंट के बी आर अम्बेडकर नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था, तो इसमें से ये बी गलत हो जाएगा। लीडर के प्रकाशक मदन मोहन मालवीय, ये सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता, ये भी सही है। गलत कौन सा है? गलत बी है, इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? 1853 के अधिनियम से, राइट ऑप्शन सी है। 1853 के चार्टर अधिनियम में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली थी। इसी अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1897 में की गई थी, राइट ऑप्शन डी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, जिन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है, ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में की थी। बाद में बेलूर इस मिशन का मुख्यालय बना। नेक्स्ट, सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स मिशन योजना में निम्नलिखित बातें थी। फर्स्ट, युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। सेकंड, प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। थर्ड, युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। उपरोक्त कथन किसका है? लाला लाजपत राय का है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा लड़ा गया था? WC बनर्जी द्वारा, राइट ऑप्शन ए है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, पर वह चुनाव हार गए थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? जयप्रकाश नारायण, राइट ऑप्शन सी है। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। नेक्स्ट, बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, राइट ऑप्शन बी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की थी एवं उसके उपलब्ध कराए जाने तक नंगे रहने का निर्णय लिया था। इसे ही नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था? अनुग्रह नारायण सिंह ये छोड़ दिए थे, मथुरा प्रसाद भी वकालत छोड़ दिए थे, दीप नारायण सिंह भी छोड़ दिए थे, श्री कृष्ण सिंह भी छोड़ दिए थे। सो इसमें से सभी ने वकालत छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? मान सिंह ने, राइट ऑप्शन सी है। अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने 1587 से 1594 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। मान सिंह ने खड़गपुर, गिद्धौर एवं भोजपुर के शासकों को पराजित किया तथा रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया था? 1532 में, राइट ऑप्शन बी है। हुमायूं द्वारा चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया गया था। इस किले को हुमायूं 4 महीने तक घेरे में रखा था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक नामक विभाग का संबंध किससे था? दान विभाग से था? नहीं। पत्राचार विभाग से? नहीं। न्याय विभाग से? नहीं। राजस्व विभाग से? नहीं। पेंशन विभाग से था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक विभाग की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। यह पेंशन विभाग था। इसका कार्य अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना तथा सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों के परिवारों की मदद करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाटक टीका लिखा था? राणा कुंभा ने लिखा था, राइट ऑप्शन ए है। राणा कुंभा ज्ञान की विभिन्न विद्याओं जैसे गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य, संगीत में प्रवीण था। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था। नेक्स्ट, विशिष्टाद्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे? रामानुज थे, राइट ऑप्शन बी है। शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के संस्थापक थे। माधवाचार्य ये द्वैतवाद के संस्थापक थे और निम्बार्क जो थे वो थे द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने किया था? औरंगजेब ने किया था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया? प्लिनी ने किया था, राइट ऑप्शन सी है। रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार प्राचीन काल में भारत के पक्ष में झुका हुआ था। इसी संदर्भ में प्लिनी ने प्रतिवर्ष रोम से भारत में चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसल जनपद को 2 बराबर भागों में बांटती थी? तो वो थी सरयू नदी, राइट ऑप्शन डी है। सरयू नदी कोसल जनपद को 2 बराबर भागों में बांटती थी। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण कोसल की राजधानी कुशावती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लोथल कर उत्खनन करवाया था? लोथल कर उत्खनन नहीं, लोथल का उत्खनन किसने करवाया था? तो एस.आर. राव ने करवाया था, राइट ऑप्शन डी है। कब? 1955 से 63 के बीच में। यहाँ से मुख्य रूप से गोदीबाड़ा, 3 युग्मित समाधियाँ और वक्राकार ईंटें मिली हैं। नेक्स्ट, अज्ञेयवादी या संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय बेठलीपुत्र थे, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? वह सेना का सेनापति होता था, राइट ऑप्शन ए है। महादंड नायक जो है वो न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक जो है वो पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। अब भांडागाराधिकृत वो राजकोष का अधिकारी होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की रचना है। ऋतु संहार ये भी कालिदास की रचना है। लेकिन काव्य दर्शन जो है ये कालिदास की रचना नहीं है, यह दंडी की रचना है। इसके साथ ही देवी जो है चंद्रगुप्तम जो है ये विशाखदत्त की रचना है। तो ये ए और डी दोनों जो है कालिदास की रचना नहीं है। सो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा,
मोर देन वन। नेक्स्ट, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक था? तो अमरावती के स्तूप का नाम था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, राइट ऑप्शन सी है। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल को कला एवं स्थापत्य कला की प्रगति वाला काल माना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगीति में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंधि के दो भागों में बंट गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में, राइट ऑप्शन सी है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंधि के दो भागों में बंट गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण के युग को, ताम्रपाषाण युग को, राइट ऑप्शन बी है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, एक्स कोबरा वॉरियर 2022 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमानों ने भाग लिया था? यूके में किया गया था। कब से कब? 6 मार्च से 27 मार्च के बीच में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 46वां स्थान प्राप्त हुआ था, राइट ऑप्शन सी है। प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला था और अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला। नेक्स्ट, हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्न प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है, राइट ऑप्शन ए है। IUCN द्वारा उन क्षेत्रों को OECM टैग दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन जैव विविधता का समर्थन करते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? आसियान के साथ, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता, ये सही है। राफेल नाडाल का यह 21वां खिताब था, ये भी सही है। महिला एकल का खिताब एस्ले बार्टी ने जीता, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में खोला गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में विश्व में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तस्नीम मीर बनी है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को दिया गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में संघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ? उज्बेकिस्तान में, राइट ऑप्शन ए है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? मधु काकड़िया को प्रदान किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। किस लिए दिया गया है? उनकी पुस्तक हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इसमें भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा, नहीं, फिनलैंड प्रथम स्थान पे नहीं रहा, स्वीडन प्रथम स्थान पे रहा। तो 3 गलत है, 1 एवं 2 सही है।
AKM2 राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में निधन हुए भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में किया गया था, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य नवंबर 2021 में दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल बनी है, राइट ऑप्शन डी है। अलका मित्तल क्या है? अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और धृति बनर्जी जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आयशा अजीज क्या बनी है? आयशा अजीज जो है वो भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? चेन्नई में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान तथा IIT मद्रास द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को, राइट ऑप्शन सी है। बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, किस देश में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? अफगानिस्तान में वितरण के लिए, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और NTPC के सहयोग से केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड द्वारा नवंबर 2021 में हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि दुनिया को भी इसका निर्यात कर सके। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जवाद का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? इसका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं, राइट ऑप्शन बी है। यशवर्धन कुमार सिन्हा क्या बने हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। सुरेश एन पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हुए टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? एजाज पटेल बने हैं, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? 2023 को घोषित किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ और इसकी खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में कौन एक नहीं है? तो इसमें से संचार नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। बंदरगाह है, सड़क है, रेलवे है, संचार नहीं है। PM गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले जो 7 कारक हैं वे हैं सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में मौद्रिक नीति समिति के निर्णय अनुसार रेपो दर क्या है? 5.4% है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 60,000 करोड़ रुपये, राइट ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो है गीतांजलि श्री, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा अप्रैल 2022 में हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह क्या है? तो यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए व्यवस्थित करें। तो सबसे दक्षिण में जो है वो महाराष्ट्र की सतमाला पहाड़ियाँ हैं, तो एक सबसे पहले आएगा। उसके बाद में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, तो 1, 2। उसके बाद में त्रिशूल पर्वत, उत्तराखंड का त्रिशूल पर्वत, तो 1, 2, 4। उसके बाद में पीर पंजाल श्रेणी, यानी जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4, 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है, वहाँ का लिंगानुपात 1084 है, ये सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, बिल्कुल सही है। वहाँ की दशकीय वृद्धि दर जो रही वो 27.9% रही थी। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है, सही है ये। बिहार का साक्षरता जो है 61.8%, ये सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है, तो ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट, श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? कृष्णा नदी से है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही है। इसका विस्तार पंजाब क्षेत्र में है, नहीं। इसका विस्तार जो है मुख्यतः केरल के पश्चिमी घाट पे है, केरल में, तो ये गलत है। इस मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है, नहीं। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, तो ये भी गलत है। इसमें चावल गेहूं की कृषि की जाती है, नहीं। चावल गेहूं की कृषि तो नहीं की जाती है, इसमें चाय, रबड़, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है, तो ये गलत है। तीनों उपरोक्त गलत है। इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ये सही है। तो लेटराइट मिट्टी के संबंध में जो है केवल डी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। जस्ता उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, ये सही है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य जो है वो राजस्थान ही है, ये भी लगभग सही है। टीन उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है, ये भी सही है। उड़ीसा देश में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है, नहीं। झारखंड है, तो ये गलत है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, असत्य कथन। नेक्स्ट, निम्न शहरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाएं। तो सबसे पश्चिम में आता है नागपुर, उसके बाद में आएगा आपको भोपाल, उसके बाद में झांसी, देन कोलकाता। तो 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? क्यूरेशियो जो है एक प्रशांत महासागरीय धारा है जो जापान के पास में चलती है, ये गर्म धारा है जो जापान के पास में चलती है। हम्बोल्ट जो है ये एक ठंडी महासागरीय धारा है, जो ये भी पैसिफिक ओशियन से ही संबंधित है। क्यूरेशियो भी पैसिफिक ओशियन से ही संबंधित है। कैलिफोर्निया एक ठंडी महासागरीय धारा है, ये भी पैसिफिक ओशियन से ही संबंधित है। लेकिन कनारी जो है, कनारी एक ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक ओशियन से संबंधित है। सो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है कनारी, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो ये लक्षद्वीप समूह में स्थित है, राइट ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है? तब फ्रांस की सीमा जो है आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है, राइट ऑप्शन डी है। नॉर्वे की मिलती है, आइसलैंड की मिलती है, रूस की मिलती है, लेकिन फ्रांस की नहीं मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। तब फिटकिरी यानी एलम जो है जल में पूरी तरह से घुलनशील है, राइट ऑप्शन ए होगा। ऑयल नहीं है। वाटर जो है पोलर नेचर का होता है, लेकिन ऑयल जो है पोलर नेचर का नहीं है, नॉन पोलर नेचर का है, तो ये घुल ही नहीं सकता है। बुरादा भी नहीं है, कीचड़ भी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त यानी डल दिखाई देने लगेगा? तो सरसों के तेल से वह कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मिट्टी के तेल से भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नारियल के तेल से भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड से लोहा जो है रिएक्शन करेगा और डल दिखाई देगा यानी। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है, रेयान फाइबर नहीं, मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वायु में सर्वाधिक प्रतिशतता वाले गैस का चयन करें। तो यदि नाइट्रोजन रहता तो सर्वाधिक परसेंटेज उसी का है 78%, उसके बाद में ऑक्सीजन का आता है 20.95% यानी लगभग 21%। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग में उनका उपयोग होता है, सही है। मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव की वजह से, ये भी सही है। किसानों की फसलों पर उनका प्रभाव की वजह से, ये भी सही है। लवण बनाने के लिए उदासीनीकरण में उनका प्रयोग होता है यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ये भी सही है। सो उपरोक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन वन। नेक्स्ट, साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय होता है, ये सही है। साबुन का घोल अम्लीय होता है, नहीं। हल्दी में प्राकृतिक संकेतक होता है, नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी सही है। हल्दी में लिटमस होता है, नहीं। तो 1 और 3 सही है, यहाँ पे 1 और 3 राइट ऑप्शन ए है। हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है, क्षारीय विलयन में यह लाल हो जाता है जबकि अम्लीय विलयन में यह पीला रहता है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है बादलों का बनना, नहीं। पानी में सोडियम गिराना, ये सही है। नमक को पानी में घोलना, ये केमिकल चेंज नहीं है। बिजली के प्रकाश की चमक केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज क्या है? पानी में सोडियम का गिराना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव सांस लेते समय इसे अंदर लेते हैं, यह एक अधातु है, नॉन मेटल, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो सोडियम का, राइट ऑप्शन ए है। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के टुवर्ड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, इस कारण से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के काफ़ी तीव्र गति से रिएक्शन करते हैं और यही कारण है कि उसको केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है ताकि उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है, यानी नाक को Na और के पोटेशियम, नाक को केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? आइसोटोप्स में ऐसा होता है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H21 और ट्राइटियम H31। इसमें हम देखें तो सबका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3 है। मास नंबर अलग अलग होने का क्या मतलब है? उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। तो निम्नलिखित में से किस में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? आइसोटोप्स में समान होती है। सो राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा था कि एटम जो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है
मतलब पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म रूप से इम्बेडेड रहते हैं। उसी प्रकार जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड इम्बेडेड रहते हैं। तो पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल इन्होंने अपना दिया था। सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले एटॉमिक मॉडल अपना प्रेजेंट किए थे जे थॉमसन। हालांकि इनका मॉडल गलत रहा, क्योंकि एटम जो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है नहीं और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर यूनिफॉर्मली इम्बेडेड होते नहीं हैं। हाँ, एक बात इन्होंने सही कह दी कि यूनिफॉर्मली इम्बेडेड रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को इन्होंने दिया था। मतलब एटम जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। ये बात थोड़ी सी सही थी, बाकी सारा चीज़ इनका गलत था जे थॉमसन मॉडल का। उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी एटम का टोटल मास, लगभग टोटल मास उसके सेंट्रल पोजीशन में, सेंट्रल रीजन में कंसंट्रेटेड रहता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है, एनर्जी रेडिएट करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मतलब ये रहा कि रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो हाईली अनस्टेबल था, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करने से उसके पाथ का रेडियस कम होते चला जाएगा और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में न्यूक्लियस में वो जंप कर जाएगा और एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब रदरफोर्ड का जो एटम था वो हाईली अनस्टेबल था। इस चीज़ को दूर करने के लिए नील्स बोर आए। नील्स बोर ने बहुत सारे अपने पोस्टुलेट्स, मान्यताएं दी। उनके कुछ पोस्टुलेट्स रहे, उसके बेसिस पे इन्होंने कहा, नील्स बोर ने कहा कि ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, लेकिन फिक्स रेडियस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सभी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब वो रिवॉल्व करता है तो न तो एनर्जी रेडिएट करता है, न ही एनर्जी गेन करता है। जब लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी गेन करता है, और जब हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। कुछ इस तरह का मॉडल। तो सबसे पहला मॉडल जो आया हुआ था वो जे थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद में नील्स बोर का मॉडल। तो हो गया सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या है, तो 2 संतति कोशिकाएं बनती है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दूषित जल के कारण होता है, हैजा होता है और आंत्रज्वर यानी टाइफाइड होता है, दोनों। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। हैजा विब्रियो कोलेरे नामक जीवाणु के द्वारा होता है। यह जीवाणु से संक्रमित पानी पीने या भोजन खाने से होता है। आंत्रज्वर यानी टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये दूषित भोजन या पानी पीने से होता है। नेक्स्ट, सब्जियां और फल अच्छे स्रोत हैं, तो विटामिन के भी हैं और खनिज पदार्थ के भी हैं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन क्षेत्र का अर्थ है समताप मंडल में छेद होना, नहीं, ओजोन की सांद्रता में कमी होना। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? पेट्रोल और डीजल जो है रिफाइनिंग के बाद प्राप्त होता है, पेट्रोलियम पदार्थ के रिफाइनिंग के बाद, तो इसको हम प्राथमिक ईंधन नहीं कह सकते हैं, मिथेनॉल को भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, ये डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से प्रकृति से प्राप्त होने वाले ईंधन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह पौधे की वृद्धि बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस में उपयोगी है, नहीं। गर्मी के लिए पारदर्शी लेकिन सूरज की रोशनी को फंसाता है, नहीं। सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है, गर्मी को ट्रैप करता है, तो ये सही है, सी सही है। सूर्य की रोशनी और गर्मी दोनों के लिए पारदर्शी नहीं। सो इसमें से सी सही है, इस कारण से ये ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है।
नेक्स्ट, शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि यानी फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा प्रजनन करता है? तो वो है स्पाइरोगाइरा। राइट ऑप्शन बी है। स्पाइरोगाइरा थैलोफाइटा समूह की प्रजाति है जो विखंडन द्वारा प्रजनन करती है। स्पाइरोगाइरा का शरीर परिपक्व होने पर पानी के प्रवाह के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और ये टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, हमारे चेहरे का इमेज कैसा बनता है? वास्तविक रियल बनता है? नहीं, रियल नहीं बनता है। मैग्नीफाइड मतलब क्या बड़ा इमेज बनता है? नहीं, मैग्नीफाइड नहीं बनता है। बड़ा इमेज नहीं बनता है, इक्वल साइज का इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। तो वास्तविक तो होगा नहीं, मैग्नीफाइड भी नहीं होगा, आवर्धित नहीं होगा। डिमिनिश्ड यानी क्या ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का बनता है? नहीं, ये भी गलत है, वर्चुअल बनता है। तो प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट एंड इक्वल साइज का बनता है। ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसी साइज का इमेज बनता है, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है, रिफ्लेक्शन नहीं कहलाती है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी सरफेस से टकरा करके लौट आना लाइट का, तो ये रिफ्लेक्शन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, हाँ, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से या दो मीडिया के जो बाउंड्री है उससे जब लाइट होकर के पास करते, तिरछी लेकिन जानी चाहिए, पास करती है तो वो या तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है या नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है, यही फिनोमिनन जो है रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट से पार करके लाइट जब चली जाती है तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो ये सही है, बी सही होगा। प्रकीर्णन, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब होता है कि जब लाइट किसी प्रिज्म से पास होता है तो वो कंपोनेंट कलर्स में वो बंट जाता है, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है, 7 कंपोनेंट्स कलर्स में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो वो उसी मीडियम में वापस लौट आती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है उसको, और इस फिनोमिनन को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन है। पहला, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट का जाना चाहिए, और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। सो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो उच्च होता है, राइट ऑप्शन ए है। प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। फ्यूज का जो वायर होता है वो टीन यानी SN और लेड यानी PB का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट, त्वरण यानी एक्सेलरेशन का इकाई है, तो त्वरण ए जो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, V-U/T। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकेंड, और नीचे में 1 सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका। तो यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बिजली बिल कहा जाता है, और 1 किलोवाट जो आवर होगा यदि हम कैलकुलेट करें तो किलोवाट को 1000 से वाट, 1000 वाट, और आवर को 60 × 60, आवर को 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट में बदल गया, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड में बदल गया। तो इस तरीक़े से इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल आएगा, जो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा ई। आंसर कितना होगा? 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल, यानी 1 यूनिट बिजली बिल इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 3.6 × 10⁶ जूल।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज की ध्वनि को। किलो हर्ज, 20 किलो हर्ज मतलब 20,000 हर्ज, यानी 2 × 10⁴ हर्ज। तो 10⁴ हर्ज ये आ रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही है? गुरुत्वाकर्षण बल F = जो होता है वो होता है mg, गुरुत्वाकर्षण बल, और यही जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का भार कहलाता है, वेट कहलाता है। तो W = जो हो गया वो हो गया mg, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो g पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ही गायब हो जाएगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा ही नहीं। तो जब नहीं लगेगा तो उसका भार जो है यानी वेट जो है शून्य हो जाएगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए है। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स रहे या न रहे, द्रव्यमान जो है यानी मास जो है वो हमेशा उतना ही रहेगा, लेकिन भार जो है यानी वेट शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएगा, नहीं ये भी गलत है, न तो भार और नहीं द्रव्यमान, नहीं द्रव्यमान तो शून्य नहीं होगा लेकिन भार निश्चित रूप से शून्य हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है, तो 20 होती है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? मुंह से ही शुरू होता है, राइट ऑप्शन ए है। मुंह में लार ग्रंथियाँ होती है जो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्त्राव करती है। यह भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को सरल रूपों में परिवर्तित करता है, अतः भोजन का रासायनिक पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, भारत एक है राज्यों का संघ है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। इसी के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? अनुच्छेद 54 एवं 55 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव का अनुच्छेद 54 एवं 55 में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में वर्णन किया गया है। इसी के तहत राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 2 सप्ताह के प्रचार करने का मौका मिलता है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2 सप्ताह, सी। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था की कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी में दी गई है, राइट ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 243 ए में दिया गया है ग्राम सभा के बारे में। अनुच्छेद 243 बी में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 243 डी में स्थानों के आरक्षण से संबंधित। 243 ई में पंचायतों की अवधि के बारे में। अनुच्छेद 243 एफ में सदस्यता के लिए अयोग्यताएं से संबंधित। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 243 आई में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत कुछ अपवाद को छोड़कर समाप्त कर दिया? चार्टर एक्ट 1813, राइट ऑप्शन ए है। ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय तथा चीन से व्यापार को छोड़कर व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति के अनुशंसा पर संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो LM सिंघवी समिति के सिफारिश पे, राइट ऑप्शन सी है। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार के उद्देश्य से LM सिंघवी समिति का गठन किया। इसी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट, संसद में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का कितना भाग होना चाहिए? 1/10 भाग होना चाहिए, राइट ऑप्शन ए है। गणपूर्ति अर्थात कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जिसकी उपस्थिति से संसद का कार्य संपादित होता है।
आर्टिकल 100 के अनुसार लोकसभा में कम से कम 55 तथा राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का होना जरूरी है गढ़पूर्ति के लिए। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर करना। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बिहार की किस विधानसभा के लिए नवंबर 2020 में चुनाव संपन्न हुआ? 17वीं विधानसभा के लिए। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है? तो यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। राइट ऑप्शन बी है। कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन? बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। 8। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? सिक्किम में है। राइट ऑप्शन डी है। सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत शामिल है। इसके अलावा मणिपुर में भी यही व्यवस्था है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपन्न कराता है? राष्ट्रपति का तो कराता ही है, उपराष्ट्रपति का भी, संसद का, राज्य विधायिका का। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS, विदेश सेवा जो है ये सेंट्रल सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। सो इसमें से 3 हो जाएगा, ABC। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पलामू, झारखंड का जो पलामू है वो मैंगनीज के लिए फेमस है, तो A का 2 हो जाएगा। झारखंड का जो हजारीबाग है वो बॉक्साइट के लिए है, तो B का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। राजस्थान का खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है, तो C का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और उड़ीसा का क्योंझर अभ्रक के लिए है, तो D का 3 हो जाएगा। सो इसमें से राइट ऑप्शन B होगा। A का 2, B का 4, C का 1 एंड D का 3। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है? स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव ये शामिल है, सशक्त महिला, सक्षम महिला ये भी शामिल है, सुलभ संपर्कता ये भी शामिल है, बाल विकास, राज्य का विकास ये शामिल नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। 7 निश्चय में जो शामिल है वो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 में बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है? तो घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। राइट ऑप्शन बी है। बिहार में घरेलू उपभोक्ता 91.6% तथा व्यावसायिक उपभोक्ता जो है वो है 5.65% है। 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 350 किलोवाट आवर है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो बेंगलुरु के बनेरघट्टा में है, बनेरघट्टा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय एवं शिक्षा ये 3 चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सा? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है, सामाजिक असमानता नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से किस बैंक ने प्रारंभ किया है? SBI ने किया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2009 से 2005 से 2009 बदल कर किस वर्ष को बनाया है? तो 2011-12 बनाया है। राइट ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो ये है न्यूनतम है, राइट ऑप्शन ए है 350 किलोवाट आवर यानी 350 यूनिट। नेक्स्ट, भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है, तो गुजरात में सर्वाधिक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है, तो सबसे फर्स्ट पे है महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश और देन कर्नाटक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, देन कर्नाटक, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बैंकों, NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI समिति के प्रमुख कौन हैं, तो BP कानूनगो है, राइट ऑप्शन ए है। 6 सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो द्वारा किया जा रहा है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता, पर्याप्तता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और सुझाव देना है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 2021-22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण किया है, तो वह 30,307 करोड़ रुपये, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में प्रेषण यानी रेमिटेंसेस के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देशों का सही क्रम चयन करें, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो प्राप्त किया भारत प्राप्त किया, उसके बाद मैक्सिको, देन चीन, देन फिलीपींस, राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट के सेट 8 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मॉडल प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।